सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम प्रियांक शर्मा है। मैं आप लोगों के लिए फिर आज करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर क्या है। चलिए दोस्तों, पहला करंट अफेयर है दोस्तों, सूडान में फंसे भारतीय लोगों को सुरक्षित सुरक्षित लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन की। देखिए दोस्तों, सूडान में गृह युद्ध चल रहा है जिसमें हमारे भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं। आप लोगों को सभी को पता है कि भारत के लोग बाग देश विदेश में फैले हुए हैं, ठीक है। तो वो सूडान में भी हैं, तो उन लोगों को बाहर वापस निकालने के लिए बिना नुकसान के एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा चलाया जा रहा है दोस्तों? ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑपरेशन कावेरी। कौन सा ऑपरेशन है दोस्तों? ऑपरेशन कावेरी। फिर दोस्तों देखिए, ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है सूडान से बाहर निकालने के, सूडान से लाने के लिए भारतीयों को। ऑपरेशन देवी शक्ति, यह ऑपरेशन चलाया गया था अफगानिस्तान से लाने के लिए। तो दोस्तों ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेशन चले थे। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा, ये आप लोगों को पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिसमें से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर है ऑपरेशन फ्रेंडशिप, मतलब ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री ये चलाया गया था दोस्तों। नेपाल में भूकंप आया था तो नेपाल में यहां से रेस्क्यू टीम भेजी गई थी। इसका नाम जो रखा गया था वो रखा गया था ऑपरेशन मैत्री। तो ऑपरेशन कावेरी है हमारा ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर। और सूडान से लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लोगों को लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा रशिया और यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो उस टाइम ये चलाया गया था। और ऑपरेशन मैत्री दोस्तों ये नेपाल के लिए चलाया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, या पहले इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए दोस्तों, यहां मेंशन भी कर रखा है कि सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन ये लिख रखे हैं दोस्तों। नेपाल में अर्थक्वेक आया था, उससे बचाव राहत के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है मन्ना मदुरई पोटरी किस राज्य से संबंधित है? पोटरी मतलब दोस्तों बर्तन, ठीक। और बर्तन किसके? ये बर्तन है मिट्टी के बने हुए। तो किस राज्य के लिए फेमस है, किस राज्य में फेमस है ये? और इनको जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडेक्स। ज्योग्राफिकल इंडेक्स मतलब, इसका मतलब होता है जीआई टैग किसको मिलता है दोस्तों? जो प्रसिद्ध होता है जिस एरिया का और जिस एरिया में ही वो बनता है या उगाया जाता है, उसी को जीआई टैग कहा जाता है कि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो मन्ना मदुरई पोटरी काफी प्रसिद्ध है। जो कहां पर है दोस्तों? ये हमारी बनती कहां पर है? ये हमारी बनती है तमिलनाडु में। कहां दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपने सुना होगा अभी एक फल है अंगूर, अंगूर को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में हींग को जीआई टैग मिला है। केरला की अगर आप बात करते हो तो केरला में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस राज्य को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला हुआ है, तो केरला को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हुए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, या इसी क्वेश्चन का पहले समरी ले लेते हैं क्या क्या है। हाँ दोस्तों, मैं भूल गया, तो तमिलनाडु का कुंभन अंगूर था, मैंने आपको बताया था एक फल है। तो तमिलनाडु का एक तो पोटरी और दूसरा कुंभन अंगूर, इसको जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश का हींग कहाँ बनता है? हाथरस जिले में, ठीक है। केरल का क्या है दोस्तों? रेड ग्राम आठापडे थुआरा, ये इसका नाम है जिसको जीआई टैग मिला है। और मैंने अभी आपको बताया कि केरल में सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं। ज्योग्राफिकल इंडेक्स किसको मिला है सबसे ज्यादा? वो केरल को मिला है। बिहार में अभी मिर्चा चावल का काफी नाम चल रहा था, मिर्चा राइस का, तो ये बिहार का है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया है ज्योग्राफिकल इंडेक्स में किस लिए, कि जिस कोई भी प्रसिद्ध चीज है, जैसे चावल था ये प्रसिद्ध है, कहाँ का? बिहार का, और ये यहीं पर ही उगता है, यहीं पर ही बनता है, तो इसलिए इस जगह को इसे जीआई टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। ऐसे ही हमारा हींग हाथरस जिले में, कुंभन अंगूर और पोटरी जो भी बताई थी आपको तमिलनाडु की,
वो। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा, कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए दोस्तों मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। अच्छा, आप लोगों को एक चीज पता है कि बंगाल का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है। बंगाल का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है। बंगाल का नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। और इसका नाम क्या है, नाम है इसका अमर सोनार बांग्ला। क्या नाम है इसका दोस्तों, अमर सोनार बांग्ला। मतलब बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। और कौन सा है वो, क्या बोला जाता है, अमर सोनार बांग्ला। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है राष्ट्रगान जो है जनगण मन, ऐसे ही वहां पे अमर सोनार या बांग्ला। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, चर्चा करते हैं कि क्या है। देखिए, रामचंद्र पौडल, मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था कि नेपाल से कौन से राष्ट्रपति एम्स में आए हैं। एम्स कौन सा, दिल्ली का जो एम्स है, वहां इलाज कराने के लिए आए हैं। तो रामचंद्र पौडल जो हैं ये नेपाल के प्रेसिडेंट हैं, जो दिल्ली में आए थे अभी कुछ टाइम पहले एम्स में अपना इलाज कराने के लिए। मिथाल डियाज का मैंने अभी आपको कल या परसों के करंट अफेयर में बताया था। मिथाल डियाज ये दूसरी बार क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, पहले कब बने थे वो, पहले वो बने थे 2018 में, और फिर अब ये दोबारा से राष्ट्रपति बने थे। और बोला टिनुबू ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। किसके, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति। तो ये हमें पता होना चाहिए स्टैटिक जीके के तौर पे। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और देख लीजिए मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए, अगर हम यहाँ डेली आप लोगों को करंट अफेयर लेकर आते हैं, तो हम चाहते हैं आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेहनत से वीडियो बनाते हैं, मेहनत से क्वेश्चन करके लेकर आते हैं, और सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन अलग क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय सर्कस का पिता कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ। सर्कस आप सभी लोग जानते हैं, जहां सर्कस पहले काफी चला करता था। जैसे वहां पे हमारे अच्छे अलग अलग टाइप के खेल दिखाए जाते थे, है ना, और झूले पे कूदते थे, इधर से इधर कूदते थे। सभी जानते हैं आप सर्कस के बारे में। तो भारतीय सर्कस का पिता किनको कहा जाता था, ये है जैमिनी शंकरन साहब को भारतीय सर्कस का पिता कहा जाता है। इनकी अभी मृत्यु हुई है 99 वर्ष की उम्र में, मतलब 99 वर्ष के थे, इनकी मृत्यु हुई है 99 वर्ष की उम्र में, जैमिनी शंकरन। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जी जो हैं ये कथक के पिता कहे जाते हैं। कथक नृत्य आप सभी लोग जानते हैं कि कथक नृत्य के पिता पंडित बिरजू महाराज। फिर आया हमारा दोस्तों ढूंढीराज गोविंद फाल्के। ढूंढीराज गोविंद फाल्के आप सभी को पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, और ये इन्हीं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो पता होना चाहिए हमें कि फिल्म इंडस्ट्री के पिता कौन है। ढूंढीराज गोविंद फाल्के साहब फिल्म इंडस्ट्री के पिता हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये देखिए, जो हमारे शंकरन साहब है जिनकी मृत्यु हुई है, वो ऐसे दिखते हैं। कन्नौर केरल के रहने वाले थे। किसके रहने वाले थे, वो कन्नौर केरल के रहने वाले थे। दोस्तों देखो, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे अभी क्वेश्चन हमारा आया कि सर्कस के पिता किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, नृत्य का पिता किसे कहा जाता है, गायकी का पिता किसे कहा जाता है। तो मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके करंट अफेयर के तौर पे। ठीक है, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है हमें। करंट अफेयर का मतलब एक क्वेश्चन देखने के बाद में उसके 4 ऑप्शन ही नहीं होते। करंट अफेयर का मतलब होता है कि उनके बारे में आप कितना जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि किन क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का अनावरण किया गया। किन क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर, तो 2 खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर अनावरण किया गया है दोस्तों। वो खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा। सचिन तेंदुलकर और ब्रेन लारा। और ये किस लिए किया गया है, क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर का 50वें जन्मदिन पर ये तोहफा दिया गया है।
कौन से जन्मदिन पर दोस्तों? 50वें जन्मदिन पर। ये ग्राउंड कहाँ पे है? ये ग्राउंड है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, 50वें जन्मदिन पर। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ग्राउंड का नाम क्या है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। इसमें है ये ऑस्ट्रेलिया में। और ब्रेन लारा का आप सभी जो क्रिकेट के अच्छे जानकार हैं, जो क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, उन लोगों को पता है कि ब्रेन लारा हमारे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज रहे हैं, और सचिन तेंदुलकर हमारे भारतीय टीम के बल्लेबाज रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के नाम को, इन दोनों की वजह से ही इसे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड नाम दिया गया है। किसमें है? ये ऑस्ट्रेलिया में, सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन पर। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर का नाम आप सभी को पता है कि कितना भारत में सचिन तेंदुलकर, भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी देखा जाए और देशों में भी सचिन तेंदुलकर का नाम बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, गति शक्ति योजना किसके द्वारा शुरू की गई? गति शक्ति योजना, गति शक्ति योजना देखिए ये की गई हमारी पीएम मोदी साहब के द्वारा शुरू की गई। गति शक्ति योजना का मतलब था कि जैसे प्राइवेट सेक्टर होते हैं, राज्य के सेक्टर होते हैं, है ना, इन सभी सेक्टरों को आपस में मिला दिया जाए, एक ही मंच पे ले आए। जैसे कि ये कोई पोर्टल बना दिया, अब इस पोर्टल पे प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, इस पोर्टल पे स्टेट के सेक्टर भी आ गए सारे, इस पोर्टल पे सेंटर के सेक्टर भी आ गए। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारे सड़क बनती है, हमारे एरिया में कभी सड़क बनती है, सड़क बनने के तुरंत 1-1.5 महीने बाद पता लगता है उस सड़क को खोद के उसके नीचे पाइप डाला जा रहा है। फिर सड़क बनती है, फिर पता लगता है उसे खोद के उसके नीचे गैस पाइपलाइन जा रहे हैं। फिर पता लगता है सड़क बन रही है, फिर उसे खोद के, मतलब कुछ ना कुछ आपका एक काम कंप्लीट होगा, दूसरा काम दोबारा से धर दिया जाएगा, फिर उसे तोड़ा जाएगा, फिर बनाया जाएगा। तो इन चीजों से क्या होता है? जो प्रगति हो रही है देश की, उस प्रगति में रुकावट हो रही है या देरी हो रही है। कैसे? सड़क बन गई, चलो ये प्रगति हुई, सड़क तोड़ दी और फिर नाश कर दिया, उसके चलो अंदर पाइप डाला, फिर वो सड़क बनाने में टाइम लगेगा। तो ये टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से ये एक योजना चलाई थी, गति शक्ति योजना, पीएम साहब ने। ठीक है, पीएम साहब ने ये योजना चलाई थी। और इसी के साथ ही दोस्तों, इसी के तहत सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों को एक ही मंच पर लाना था। वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम, देखिए ये कौन सा प्रोग्राम है? ये जो वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम है, ये गति शक्ति के अंदर ही आता है, गति शक्ति के अंदर ही आता है। याद रखना दोस्तों कि गति शक्ति के अंदर कौन सा प्रोग्राम आता है? वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है दोस्तों, जो सीमा पे गांव हैं, जो बाउंड्रीज, भारत की बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट है उनकी बाउंड्रीज हैं, वहां पे जो गांव लगे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, वहां का विकास किया जाए। ठीक है, इसके लिए पहली पहल अमित शाह साहब गए थे अरुणाचल प्रदेश में अंजाव जिले के किबिद गांव में पहली शुरुआत की। ठीक है, हमें यह भी पता होना चाहिए दोस्तों। और आप लोगों ने अभी एक चीज और पता करी होगी, मैंने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर दिए थे, उसमें मैंने बताया था आपको कि पूर्वोत्तर राज्य के दो राज्य 50 साल बाद मिले हैं। तो वो कौन से थे दोस्तों? एक तो असम था दोस्तों, और दूसरा था असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, 50 साल बाद 1972 से इनके बीच बाउंड्रीज के लिए लड़ाई चल रही थी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम गति शक्ति के अंदर ही है। इसका काम क्या है? सीमाओं पर जो गांव हैं उनमें तरक्की कराना। अमित शाह साहब अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबिद गांव में पहली शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, ये पता होना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रतन टाटा साहब को कौन नहीं जानते? हमारे देश में हर कोई जानता है, एक बहुत अच्छे सज्जन और बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये। ठीक है, तो इनके बारे में क्या है? रतन टाटा को कौन से देश ने अपने सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है? और किस फील्ड में सम्मानित किया होगा? बिजनेस के फील्ड में। तो किस देश ने सम्मानित किया है दोस्तों? इनको सम्मानित किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर अवार्ड है, मतलब कि नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इनको दिया गया है, वो रतन टाटा साहब को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो कॉनबेरा यहाँ की राजधानी है दोस्तों। और यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें
तो एंथनी एल्बेनिस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रतन टाटा को अभी किस देश ने सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसने दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस फील्ड में दिया है दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि फील्ड में किस में दिया है, बिजनेस के फील्ड में, क्योंकि बिजनेस में बहुत बड़ा नाम है रतन टाटा साहब का, और अगर देखा जाए तो चैरिटी में भी बहुत बड़ा नाम है इनका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है कि किस राज्य में कानूनी तौर पर शादी बारात में शराब खुले तौर पर पी जा सकेगी। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग समझ ही रहे होंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भाई बारात शादी में या पार्टी में आप खुले तौर पर शराब आपको मिल रही है, आप पी सकते हो। तो ये सरकार जो है ये तमिलनाडु की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है ये, और इन्होंने कहा है, इन्होंने अपने आबकारी सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया, आबकारी विभाग में थोड़ा बदलाव किया है, जिससे मतलब आप पहले क्या था, शादी बारात या प्राइवेट सेक्टर में ऐसे इस तरीके से खुलेआम तौर पे शराब नहीं पी सकते थे, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा बदलाव करके और ये कार्यक्रम चालू कर दिया है कि लोग बाग तो पीते ही हैं, तो इसे क्यों ना खुले तौर पे ही करवाया जाए। वैसे एक गलत पहल है एक, कि पहले चलो थोड़ा डर के पीते थे, अब तो खुलेआम ही पीएंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं स्टालिन साहब, वो काफी स्टाइलिश हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि देख लेते हैं, कोई बात नहीं, कर देते हैं। पर ठीक है, लेकिन ये आप कर सकते हैं, करने के लिए मना नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, है ना। इससे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, उन्होंने भी कुछ अलग ही सोचा होगा अपने दिमाग में। तो आबकारी विभाग में थोड़ा सा बदलाव किया है इन्होंने, प्राइवेट पार्टी में भी चलेगी शराब। ठीक है, शादी बारात में ही नहीं, प्राइवेट पार्टी में भी आप शराब चला सकते हैं। ठीक, पार्टियों में फीस रहेगी 5 से 11,000 तक। अगर आपको कोई भी पार्टी में शराब चालू करनी है, या शराब की मतलब जैसे आपकी पार्टी है कोई, जैसे लेडीज लोग रख लेती हैं किटी पार्टी, या फ्रेंड्स लोग रख लेते हैं कि भाई हम 50 बंदे मिलके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें शराब का सिस्टम भी रहेगा। तो अगर वह छापा पड़ जाए कि भाई आपके शराब चल रही है यहाँ पे, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, वो 5 या 11,000 रुपए की फीस सबमिट करके खुले तौर पे अपनी पार्टी में शराब को यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उन लोगों ने। ठीक है, तो राजधानी क्या है दोस्तों, चेन्नई यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री जो है यहाँ के एम.के. स्टालिन साहब, और राज्यपाल आर.एन. रवि साहब यहाँ के राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाँ, अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 5 से सीधे 8वीं क्लास में 8वीं कक्षा में दाखिला लेने को मंजूरी दी है। देखो दोस्तों, पहले क्या करते थे, हम लोगों को पता है कि पहले 5वीं में पढ़ते थे, 5वीं के बाद 6ठी में आते थे, 6ठी के बाद 7वीं में, और 7वीं के बाद फिर 8वीं में। अब क्या है, आप डायरेक्ट 6ठी और 7वीं 2 क्लास गैप कर सकते हैं। आप पढ़ने में अच्छे हैं तो 5वीं क्लास से डायरेक्ट आप 8वीं क्लास में पढ़ सकते हैं, मतलब 6ठी और 7वीं को आप गैप कर सकते हैं। और ये पहल किसने की है, ये पहल की है दिल्ली सरकार ने, ये वाली पहल की है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, केजरीवाल साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और कौशल विकास फॉर्मूला, इनका कहना क्या है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मतलब, केवल नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मतलब आप लोगों को पता है, प्रधानमंत्री साहब ने एक कौशल विकास योजना चला रखी है, जिसके तहत अलग अलग टाइप की स्किल्स दी जाती है, और ऐसा अलग अलग टाइप की स्किल्स दी जाती है। जो बड़े बच्चे होते हैं, ग्रेजुएट कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, उनके लिए एक स्कीम बना रखी है कि वो सिलाई सीख सकते हैं, है ना, वो कंप्यूटर सीख सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, इस तरीके की। लेकिन केजरीवाल साहब का कहना है कि कौशल विकास फॉर्मूला का मतलब बड़े बच्चों को ही शिक्षा देना नहीं है, या उन्हें कोई स्किल सिखाना नहीं है, छोटे बच्चों के लिए भी उतना काम किया जा सकता है। तो कोर्स तक ही सीमित नहीं है, छोटे बच्चों के लिए उन्होंने इसलिए क्या किया है कि डायरेक्ट 5वीं से डायरेक्ट 8वीं क्लास में क्या कर सकता है, वो एडमिशन ले सकता है। इससे अलग भी वो और काम कर रहे हैं, जैसे जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी व्यवस्था करा रहे हैं। ऊपर से वो अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलाने वाले हैं, और साथ ही जो मजदूर हैं, मजदूरों के लिए एक कार्ड बनाएंगे जिसमें वो फ्री सफर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये वाली व्यवस्थाएं भी इनके द्वारा चलने वाली है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। और मजदूर के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को फ्री शिक्षा भी दी जाएगी और फ्री कोचिंग भी दी जाएगी। जैसे पहले पैसे लिए जाते थे, अब वो नहीं होगा, वो थोड़ा बदलाव कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं उस चीज में। ठीक है, तो पहला तो ये 5वीं से डायरेक्ट 8वीं क्लास, दूसरा मजदूरों के लिए बसों में फ्री घूमने के लिए, बसों में फ्री चलने के लिए
टिकट की व्यवस्था करेंगे। और दूसरा है इलेक्ट्रिक बसों को लाने की इनकी पूरी पूरी प्लानिंग चल रही है। तीसरा है ये जो मजदूर के बच्चे हैं, गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, इनको फ्री स्कूल और फ्री कोचिंग भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और भी अदर स्किल्स के बारे में इनके में वो बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन कहता क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए दोस्तों, पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा है क्या। तो अगर मैं कहूं तो ये एक तरीके से एक खुफिया एजेंसी है। जैसे आप लोग जानते होंगे NIA, है ना, आप जानते होंगे रो, इस तरीके से एजेंसियों को जानते होंगे। तो ये भी एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, और इनके जो अभी अध्यक्ष चुने गए हैं वो अरुण सिन्हा जी इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ये किसके अंडर में आता है, डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता है? ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में रिपोर्ट करता है, या फिर सलाहकार जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन आता है। वैसे यहाँ के जो अध्यक्ष माने जो हैं हमारे, वो है अजीत डोभाल साहब। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के। ठीक है, अजीत डोभाल साहब। क्लियर? स्थापित कब हुआ था, ये बनाया कब गया था दोस्तों? ये बनाया गया था 2004 में ये बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट करके वो दे सकता है कि हमारा इसी क्वेश्चन को दे देगा कि ये किसके अधीन आता है। क्या क्या किसके अधीन आता है? कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किस सरकारी संस्था के अधीन आता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में एक ऑप्शन डाल देगा, या तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, या फिर ऑप्शन में डाल देगा PM कार्यालय। तो इन दो में से या तो कोई एक डाल देगा या दोनों को कंबाइन करके डाल देगा और पूछ लेगा आपसे कि कौन आता है। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। और ये एक खुफिया एजेंसी के तौर पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें पता होना चाहिए किसके तौर पे, खुफिया एजेंसी के तौर पे। अच्छा दोस्तों, मैं अब कोशिश करूंगा कि आपको डेली करंट अफेयर तो मिले, डेली आपको करंट अफेयर मिले, लेकिन साथ ही साथ मैं डेली आपको 5 क्वेश्चन देके जाया करूंगा। 5 क्वेश्चन देके जाया करूंगा जो मैं अभी तक करंट अफेयर पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो मैं अभी तक करंट अफेयर पढ़ा दूंगा उसके 5 क्वेश्चन डेली देके जाया करूंगा। और अगले दिन आपसे उन क्वेश्चनों के बारे में पूछा करूंगा कि किस किस बंदे का वो क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। या आप चेक कर सकते हैं, खुद आंसर टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है दोस्तों, जिसको करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ के करंट अफेयर है दोस्तों, बहुत एग्जाम से रेलिवेंट है, बहुत अच्छे करंट अफेयर छाट के लेकर आते हैं। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी ले आए यहाँ पे उठा के रख दिया। ठीक है, आप अगर चाहें तो हमारे करंट अफेयर को देख के और भी दूसरी और भी क्लासें उनको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से करंट अफेयर है। अगर ये क्लासेस में अगर करंट अफेयर आए हैं ना दोस्तों, तो कल वो ये करंट अफेयर आपको कल देखने के लिए मिलेंगे दूसरी क्लासों में। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, तो दोस्तों जिस तरीके से हम मेहनत करके आप लोगों के लिए करंट अफेयर बना रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी होती है, तो उसी तरीके से आप भी एक लाइक, व्यू, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आपको 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि भाई आप कितना पढ़ रहे हैं, या आप खुद भी अपने आप को चेक कर सकते हैं आप करंट अफेयर में कितने आगे हैं। जब तक आपका एग्जाम आएगा, कम से कम आप इतना टेस्ट तो दे चुके होंगे हमारे पास में कि आप एग्जाम में बैठते हुए जरा सा भी करंट अफेयर आएगा तो उसमें घबराएंगे नहीं, टिक लगा देंगे तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों का जरा ध्यान रखें। अच्छा, मैं कल एक क्वेश्चन देके गया था दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को कि पुष्करम मेले के बारे में बताया था कि ये उत्तर प्रदेश में लग रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसी के साथ ही मैं एक क्वेश्चन देकर गया था आपको दोस्तों कि ये पुष्करम मेला था और ये पुष्कर त्योहार, पुष्कर मेला और ये था दोस्तों त्योहार। और मैंने पूछा था ये किस यूनियन टेरिटरी में मनाया गया 12 वर्ष बाद, क्योंकि पुष्कर मेला भी 12 वर्ष बाद मनाया गया। और दोस्तों ये पुष्कर त्योहार भी 12 वर्ष बाद मनाया गया। तो 12 वर्ष बाद ये दोस्तों कहां मनाया गया? ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में 12 वर्ष बाद पुष्कर त्योहार मनाया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है। आप पुष्कर और पुष्करम में कंफ्यूज ना हो जाओ। वो लिख के दे दिया उन्होंने कि पुष्कर त्योहार, और इसमें ऑप्शन में दे दिया आपको उत्तर प्रदेश भी दे दिया इन्होंने।
यूपी भी दे दिया और J&K भी दे दिया, जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चा इस चीज को ज्यादा फोकस करके कि पुष्कर मेला तो, लेकिन वो पुष्कर मेला नहीं है, वो पुष्करम है। तो कहाँ है वो? उत्तर प्रदेश में। और पुष्कर त्योहार जो है वो जम्मू कश्मीर में। ये भी 12 साल बाद है, ये भी 12 साल बाद है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ में। और साथ ही कल क्वेश्चन में आपके टेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन भी रहेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।